इस चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपकी समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबके सेकेंड टर्म में 2 यूनिट है, एक तो नेशनल इनकम वाला है और एक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में बुक के हिसाब से किसी में 4 चैप्टर हैं और किसी में 3 चैप्टर हैं। तो पूरी यूनिट को देखेंगे, एक एक करके हम उसके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। और आपके टोटल 2 ही यूनिट है सेकेंड टर्म में, जो आपका इस बार रिटर्न एग्जाम होगा उसमें 2 ही यूनिट हैं और 2 यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो आपके 6-7 चैप्टर हैं। तो मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आय और रोजगार हिंदी में कहते हैं। आय और रोजगार एक पूरी यूनिट है जिसके अंदर हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज हम उसका पहला चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है समग्र मांग और संबंधित अवधारणाएं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या भाई, समग्र मांग के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित अवधारणाएं जो है, मतलब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, निवेश वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और भी चीज़ें ध्यान रखने हैं कि भाई ये जो चैप्टर है बड़ा है, तो हो सकता है 2 से 3 पार्ट में आए। हर एक जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो 2 से 3 पार्ट में आएगा। तो जिस तरह से हमने नेशनल इनकम डिस्कस किया था उसको 10-11 पार्ट में हमने ख़त्म किया है, उसी तरह से ये जो यूनिट है इसके भी 11 से 12 जो है पार्ट बनेंगे और इसके लिए एक ही प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में जो है सारी वीडियो डाल दी जाएंगी पार्ट के हिसाब से। जैसे जिन बच्चों ने मेरा राष्ट्रीय आय वाला जो वीडियो देखा होगा, तो क्या किया गया है कि उसको हमने क्या करा है, एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया है और पार्ट टू पार्ट डाल दिया कि पहले ये पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसी हिसाब से आप सबको इसको भी समझना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कोई भी पार्ट बीच में से स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो पार्ट के हिसाब से देखना है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर जो है वो है समग्र मांग और संबंधित अवधारणाएं। तो सबसे पहले समग्र मांग होती क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि भाई एक लेखा वर्ष में जितने भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, जो उसकी सभी क्षेत्र जितना भी मांग करते हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जितना भी मांग करते हैं, वो क्या होता है, समग्र मांग होता है, कुल मांग होती है, जो कि हम एक लेखा वर्ष में उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब सभी क्षेत्रों की जब बात की जाती है कि भाई डेफिनेशन में सभी क्षेत्रों द्वारा है, तो सभी क्षेत्र का मतलब यहाँ पर निजी क्षेत्र से है, फर्म से है, सरकार से है। तो ये सारे जितने भी क्षेत्र है, ये जितना भी टोटल डिमांड कर लेते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए करता है कोई, कंजप्शन के लिए, तो जितना भी टोटल डिमांड कर लेते हैं, जितना भी उपभोग के लिए डिमांड करता है, परिवार क्षेत्र जो है वो उपभोग के लिए करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, समग्र मांग कहते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। क्या है एडी? एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है। एडी से अभिप्राय अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य से है, जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक लेखा वर्ष में करते हैं। तो क्या है कि भाई एडी से मतलब क्या है कि भाई जो अंतिम और सेवाओं के कुल मूल्य से है, जो एक लेखा वर्ष में क्या है, सभी क्षेत्र, एक अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र, ठीक है, सभी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तो सभी क्षेत्र का मतलब मैंने बता दिया। तो ये जो सभी क्षेत्र है वही इसके क्या है, घटक है, कंपोनेंट है। जरा देख लेते हैं कि भाई समग्र मांग के घटक क्या है। तो देखिए निजी उपभोग व्यय। तो निजी उपभोग व्यय मतलब होता है जो परिवार क्षेत्र वाले होते हैं, जो उपभोग के लिए जो मांग करते हैं, उसको निजी उपभोग व्यय कहा जाता है। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि जो निजी उपभोग व्यय होता है वो क्या होता है कि भाई उसका आय के साथ धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है। भाई सामान्य सी बात है कि जिसकी जितनी आय होती है उनका उपभोग, उनका खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे जब आप सबकी प्रोज्य आय बढ़ती है, या जो परिवार क्षेत्र है उसकी जो प्रोज्य आय बढ़ती है, उसको उसके साथ क्या है, उपभोग व्यय का संबंध जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोग बढ़ेंगे। तो निजी उपभोग व्यय समझ में आ गया होगा। जो परिवार क्षेत्र उपभोग करने के लिए अपने घर में भाई जो भी चीज़ें उपभोग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो निजी उपभोग व्यय होता है। फिर दूसरा है निवेश। अब निवेश की बात करते हैं। तो निवेश का मतलब क्या होता है कि जब फर्म होता है पूंजीगत वस्तुओं को जब बढ़ाती है या पूंजीगत वस्तुओं पर जब खर्चा करती है, तो उसको हम निवेश कहते हैं। अब निवेश को हमें थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा। अब देखिए निवेश जो है 2 प्रकार का होता है। मेन चीज, एक तो प्रेरित होता है, प्रेरित निवेश, और एक होता है स्वैत निवेश। ठीक है, 2 प्रकार के निवेश होता है, प्रेरित निवेश और स्वैत निवेश।
अभी इसको हम काफ़ी ज़्यादा डीपली समझेंगे प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश के आगे पार्ट में जब आएगा तो उस टाइम समझाएगा। अभी क्या है, अभी थोड़ा समझ लीजिए कि इस निवेश का मतलब क्या है। तो यहाँ प्रेरित निवेश कौन सा निवेश होता है? प्रेरित निवेश वो निवेश होता है जिसका आय के साथ संबंध होता है, मतलब कि जैसे से आय बढ़ती है तो निवेश और बढ़ता है। और वहीं पे जब स्वायत्त निवेश की बात की जाती है तो स्वायत्त निवेश का मतलब होता है ऐसा निवेश जिसका आय के साथ कोई संबंध नहीं होता है, मतलब ये निवेश जो है फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। जितना भी निवेश किया जाएगा वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आय कितनी भी ज़्यादा बढ़े उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अब हम जिस निवेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम इसी निवेश की बात कर रहे हैं, जो स्वायत्त निवेश है इसकी ही हम बात कर रहे हैं। तो अब आप सबको पता हो गया होगा कि जब हम निवेश की बात करेंगे जब हम निवेश की बात करेंगे तो यहाँ पर हम स्वायत्त निवेश की बात करेंगे। जब सारणी बनाएंगे, जब शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें जो निवेश होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। जो भी हम लेंगे फिक्स निवेश लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, अगला पॉइंट है सरकारी व्यय। अब सरकारी व्यय, भाई सरकार भी तो खर्चा करती है, और अगर खर्चा कर रही है तो कहीं ना कहीं डिमांड कर रही है, ठीक है। वैसे भी हम एडी को भी हम कुल व्यय में भी ले सकते हैं। एक चीज और समझ लिए, जो एडी होता है हम उसको कुल व्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि हम खर्चा ही तो करते हैं, इसको हम कुल व्यय भी लेते हैं। एडी मतलब आपको बता ही चुका हूं, एग्रीगेट डिमांड मतलब कुल मांग। कुल मांग क्या होता है? कुल व्यय के बराबर होता है। तो सरकार खर्चा करती है। अब देखिए सरकार जो है वो दो तरह से खर्चा करती है, एक तो उपभोग पे खर्चा करती है और एक निवेश पे खर्चा करती है, ठीक। जब हम सरकार जो है डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है, जब सरकार जो है डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है, कोई पूंजीगत चीजें बनवाती है, खरीदती है, तो वो तो निवेश के लिए खर्चा होता है। और दूसरा उपभोग के लिए खर्चा होता है, जैसे शिक्षा वगैरह के लिए खर्चा करना या राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये उपभोग के लिए खर्चा होता है। और निवेश के लिए खर्चा मतलब कि ऐसा खर्चा जैसे भाई कोई पुल बनवाना, फ्लाईओवर वगैरह बनवाना है, तो ये सारे जो खर्चे होते हैं उसको हम निवेश का खर्चा कहते हैं। तो सरकार भी खर्चा करती है। उसके बाद है शुद्ध निर्यात। तो पीछे वीडियो में आप सबने जब नेशनल इनकम का वीडियो देखा होगा तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाई शुद्ध निर्यात क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, मतलब निर्यात माइनस आयात क्या होता है? शुद्ध निर्यात होता है। अब जिन बच्चों को आयात और निर्यात नहीं पता है तो उनको बता देता हूं कि भाई आयात क्या होता है? जब हम विदेशों से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसको आयात कहते हैं, और जब हम विदेशों को बेचते हैं तो इसको निर्यात कहते हैं। तो ये क्या हो गया? पूरा आप सबका कंपोनेंट हो गया, और ये एडी का हो गया। अब इसका जरा शेड्यूल बनाकर देख लेते हैं कि भाई शेड्यूल कैसे बनेगा। तो शेड्यूल बनाने से पहले एक दो चीजें और समझनी है। क्या समझना है कि देखा जाए तो इसमें आपके 4 क्षेत्र हैं, पर आप सबके उसमें 2 क्षेत्र दे रखा है, आप सबके कोर्स में 2 क्षेत्र दे रखा है। तो जब एडी की बात की जाएगी, यहाँ पर कुल मांग की भी बात की जाएगी, तो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो एक निजी उपभोग व्यय है और एक निवेश है, ठीक। इन 2 क्षेत्रों की बात की गई है। तो एडी क्या है? यहाँ पर 2 क्षेत्र में C+I है, परंतु अगर हम कुल एडी की बात करें तो एडी क्या होता है? C+I। C मतलब कंजप्शन, उपभोग, I मतलब निवेश, ठीक, और प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ले लीजिए, और प्लस शुद्ध निर्यात, वही एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इस तरह से आपका एडी ये चारों चीज होता है, परंतु आपके इसमें 2 क्षेत्र दे रखा है। तो जब हम एडी की बात करेंगे, जब हम शेड्यूल बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट मतलब कि उपभोग और निवेश की ही बात की जाएगी, इन 2 क्षेत्रों की अभी बात नहीं की जाएगी। तो चलिए एक बार शेड्यूल बनाकर देखते हैं कि भाई एडी का शेड्यूल कैसे बनता है। तो देखिए यहां पर हम इनकम Y लिख लेते हैं, यहां पर कंजप्शन है, यहां पर I है, और ये आपका एडी हो गया। तो देखिए इनकम 0, 100, 200, 300 और 400, 500 तक हमने क्या करा? इनकम ले लिया। उसके बाद देखिए कंजप्शन क्या है? कंजप्शन हमने 40, 120, 200, 280, 360 और 440 ये हमने कंजप्शन ले लिया। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि जो निवेश होगा वो फिक्स होगा, तो हमने एक फिक्स निवेश ले लिया जो कि ले लिया 40, 40, 40, 40 और 40 और 40। और अभी हमने बात की थी कि आप सबकी एडी क्या है? एडी क्या था आपका? एडी था C+I।
तो इन दोनों को आप सब प्लस कर देंगे C प्लस आई को, तो आपका AD निकल जाएगा। तो देखिए C प्लस आई कितना हो गया 80, इसको प्लस करा 160, इसको प्लस करा 240, इसको प्लस करा 320, इसको प्लस करा 400 और इसको प्लस करा तो 480। ठीक है, तो ये आप सबका एक शेड्यूल हो गया। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जब आप सब कंजप्शन पढ़ेंगे, फंक्शन, इसका फंक्शन पढ़ेंगे या कह सकते हो उपभोग फलन पढ़ेंगे, तो आपको ये और ज़्यादा उससे समझाया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए कि y जो है वो 0 है लेकिन कंजप्शन फिर भी 40 है। ठीक है, कंजप्शन फिर भी 40 है। तो एक चीज़ समझना है कि भाई कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता। इनकम 0 हो सकती है पर कंजप्शन 0 नहीं होता। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कंजप्शन, इनकम 0 होगी तो कंजप्शन कैसे करेंगे? तो आपने अगर पीछे कोई सेविंग कर रखी है तो आप उसे निकाल के कंज्यूम करेंगे। भाई जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना तो पड़ेगा ही, तो कंजप्शन कभी 0 नहीं होता है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड भी कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो या तो आपने कोई सेविंग कर रखा है उसे निकाल के आप कंजप्शन करेंगे, या आपकी कोई वेल्थ है, कोई परिसंपत्ति है तो आप उसे बेच के कंजप्शन करेंगे, पर कंजप्शन करेंगे। ठीक, अच्छा, इकोनॉमिक्स में इलीगल इनकम नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि भाई यहां पर कंजप्शन आप करेंगे। अब 0 इनकम पे जो कंजप्शन होता है उसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, हिंदी में स्वैत उपभोग कहते हैं। जब भाई उपभोग फलन आएगा तो इसको डीपली समझेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कंजप्शन जो है वो 0 नहीं होता। अब आप सब इसको वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें उतार लीजिए। ठीक, हम आगे डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में क्या है। तो देखिए डायग्राम के लिए एक बार मैं शेड्यूल यहां पर बना देता हूं। भाई y लिख दिया, c लिख दिया, i लिख दिया और ad लिख दिया। तो y हमने 0, 100, 200, 300, 400 और 500 तक लिया था। वहीं कंजप्शन हमने 40, 120, 200, 280, 360 और 440 लिया था। और आई हमने 40, 40, 40, 40, 40 और 40, क्योंकि आई फिक्स रहेगा। अच्छा, इनको प्लस करके हमने एडी निकाला था 80, 160, 240, 320, 400 और 480, ये हमारा एडी हो गया। अब देखिए कंजप्शन एडी का डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए एडी का डायग्राम बना लेते हैं हम। यहां पर हमने एडी लिख दिया या समग्र मांग लिख दीजिए, यहां पर आई लिख दीजिए, यहां पर इनकम। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में या समष्टि अर्थशास्त्र में आप यहां पर आई लिख सकते हैं किसी भी डायग्राम में, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ इनकम होती है। मतलब कि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो आय का सिद्धांत होता है। ठीक, अब देखिए कंजप्शन की लाइन बना लेते हैं। ये हो गया कंजप्शन की लाइन, ये हो गया कंजप्शन की लाइन। अच्छा, यहां पर आई है तो आप आई की लाइन, क्योंकि 40 है तो बिल्कुल इसी से टच होकर जाएगी। ये हो गया आई, ठीक है, ये हो गया आई। अच्छा, इन दोनों को प्लस करने के बाद आप सबका आता है एडी, जो बिल्कुल किसके, इसके समांतर जाएगा, कंजप्शन के समांतर जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई एडी जो है वो कंजप्शन के समांतर क्यों होता है। तो देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो केवल आई होता है। मतलब जो डिफरेंस है वो समान है, वरना एडी कब बढ़ेगा, क्योंकि दो क्षेत्रीय है, दो क्षेत्रीय है तो एडी तभी बनेगा जब क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा। कंजप्शन जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा एडी बढ़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो दो क्षेत्रीय में यही होता है कि भाई ये फिक्स है तो जितना ज्यादा कंजप्शन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपका एडी बढ़ेगा, इसलिए बिल्कुल समांतर जाता है। आप सब इस पे पॉइंट रख के भी बनाएंगे, आप पॉइंट रख के भी बनाएंगे, अगर इनकम रख के यहां पर बनाते हैं तब भी डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। आप सबको इसको एक बार पॉइंट रख के भी मैं दिखा देता हूं कि पॉइंट रख के कैसे बनेगा, जरा देखिए। यहां पर हमने आई लिया था तो 100, 200, 300,
400, 500, ये हमने इनकम ले लिया। अब यहाँ पर हमें लेना है एडी, एडी और कंजप्शन। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, हम यहाँ पर 50 का गैप ले लेते हैं। 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और ये 500। अब देखिए आप पॉइंट प्लॉट करोगे तब भी यही होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई कंजप्शन बना लेते हैं। तो कंजप्शन 0 पे क्या है, 40 है, तो 50 से थोड़ा कम कर लिया हमने, हैं। उसके बाद देखिए 120 है, तो 100 से क्या है, जब 100 इनकम है तो 100 इनकम पे 120 है, तो 100 से थोड़ा सा हमने ज़्यादा कर दिया। ये 100 है, ये 100 है, थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अब 200 पे कितना है भाई, 200 पे कंजप्शन 200 है, ये लेकर गए और ये 200 पे हमने पॉइंट लगा दिया। और 300 पे कितना है, 300 पे हमारा 280 है, ठीक। तो 300 इनकम पे 280 है, तो ये लेकर गए और ये 300 से हमने थोड़ा से कम पे हमने 380 का पॉइंट लगा दिया। और अब देखिए 400 पे कितना है, 360 है, तो ये लेकर गए 360, 300, 350 और 350 से थोड़ा सा ज़्यादा 360। और 500 पे देखिए 440 है, तो ये 500 और 500 से थोड़ा सा कम ये, तो ये आपका क्या हो गया, कंजप्शन हो गया। ये बिल्कुल सीधी जाएगी जब आप स्केल से बनाएंगे, तो ये कंजप्शन वाली लाइन हो गई, ठीक। अब देखिए आप कि इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट 40 है 0 पे, और उसके बाद आपका ये 100 पे भी 40 है, तो 40 यहीं पे आएगा 100 पे, फिर 200 पे भी 40 है, 300 पे भी 40 है, 400 पे भी 40 है और इस पे भी 40 है, तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा ये आई, ठीक है। अब देखिए एडी की बात करते हैं, तो एडी 80 है, किस पे, 0 पे 80 है, तो 100 से थोड़ा कम ले लिया हमने, ठीक। और 100 पे कितना है, 100 पे 160 है, तो 160, 150 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया हमने। उसके बाद देखिए 200 पे कितना है, 240 है, तो 240 लेकर गए हम, और 250 से थोड़ा सा कम ले लिया। और 300 पे देखिए कितना है, 300 पे 320 है, तो ये लेकर गए 300 और थोड़ा सा ज़्यादा। और उसके बाद 400 पे देखिए कितना है, 400 ही है, तो ये 350 और ये 400 और 500 पे 80 है, तो ये, तो देखिए ये बिल्कुल इसके ऐसे पैरेलल जाएगा ये एडी, ठीक है। आप सब अगर जब कॉपी बनाएंगे स्केल से बनाएंगे और ये पॉइंट जो है बिल्कुल एक जैसे इक्वल रखेंगे, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अभी तो बोर्ड पे थोड़ा वो टेढ़ा हो रहा है, पर उस टाइम बिल्कुल ये स्ट्रेट पे जाएगा जब ये सारी चीज़ें आप इक्वल रखेंगे स्केल से बनाएंगे। तो आप पॉइंट से भी प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बनेगा। ये आपका एडी था, एग्रीगेट डिमांड था, कुल मांग था। अब इसके बाद तो चलो दोस्तों एडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इससे पहले जो है मैंने वैसे तो बता दिया है आप सबको कि भाई जो है क्या चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें हैं। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं एडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि आप सब में दो क्षेत्रीय है, तो दो क्षेत्र में क्या है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, मतलब कुल मांग जो है आपका उपभोग और निवेश। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब इसके भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उस टाइम जो है ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई एडी क्या है, सी प्लस आई है। उसके बाद क्या कहता है, सकारात्मक उपभोग आय के साथ। अब आय के साथ जो है इसका सकारात्मक उपभोग होता है। सकारात्मक उपभोग का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो कंजप्शन होता है उसका जो संबंध है आय के साथ सकारात्मक है, धनात्मक है। आय बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है। उसके बाद देखिए उपभोग वक्र का ढलान। अब उपभोग वक्र का ढलान, इससे पहले हमने डायग्राम बनाया ही है, तो डायग्राम ने आप सबने देखा था कि उपभोग वक्र का डायग्राम कैसा होता है, अपवर्ड जाता है, ऊपर की साइड जाता है। ऊपर की साइड जाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है क्या है, उपभोग बढ़ता है, तो ऊपर की साइड जाता है। वैसे ही श्वेत निवेश का ढलान, श्वेत निवेश का ढलान कैसा था कि भाई जो एक्स एक्सिस था आपका उसके समानांतर था। समानांतर क्यों है, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो समानांतर इसलिए है क्योंकि जो निवेश है वो फिक्स है, आप सबका जो निवेश है वो स्थिर है, वो फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए वो समानांतर होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के जो श्वेत निवेश का वक्र का जो ढाल है वो क्या है, समानांतर है। उसके बाद देखिए क्या है, एडी वक्र का ढाल। अब एडी वक्र भी हमने बनाया था, तो हमने क्या देखा था कि भाई एक बार देखिए फिर से छोटा सा डायग्राम देखिए। ये तो आपका क्या था, आई था, और ये आपका कंजप्शन था, और ये आपका एडी था। तो एडी का ढाल भी क्या है, ऊपर की साइड होता है। ठीक है,
एडी का ढाल भी क्या है, ऊपर के साइड होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि इसका भी आई के साथ क्या है, धनात्मक संबंध है। अब जब दो क्षेत्र की बात की जाती है तो भाई ये आई तो फिक्स ही है, कंजप्शन क्या है कि भाई कंजप्शन बढ़ने पे आपका एडी बढ़ता है, और कंजप्शन का जो संबंध है वो आई के साथ धनात्मक है। तो सीधी सी बात है कि भाई एडी का भी क्या हो जाएगा, संबंध आई के साथ धनात्मक होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एडी वक्र का जो ढाल है, इसका वक्र का जो ढाल है वो भी ऊपर की साइड होता है, क्योंकि इसका भी संबंध धनात्मक होता है। अब देख लेते हैं एक और टॉपिक जो है वो है आपका कुल पूर्ति। छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट में निपट जाएगा। तो कुल पूर्ति का टॉपिक देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को यही खत्म करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो में ख़त्म कर दें, ठीक है। तो अभी पूर्ति देख लेते हैं, जब तक आप सब इसको देख लेना। तो चलो बच्चों, समग्र पूर्ति देख लेते हैं। अब ये समग्र पूर्ति क्या है, तो देखिए क्या है समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। ये चीज ध्यान रखना, मौद्रिक मूल्य से है, अब इसको डिस्कस करेंगे, से है जिसे एक अर्थव्यवस्था में एक दी हुई समय अवधि में सभी उत्पादक द्वारा पूर्ति करने के लिए तैयार है। तो समग्र पूर्ति क्या है कि भाई एक सभी वस्तुओं और सेवाओं का एक मौद्रिक मूल्य है जो कि किसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जितने भी उत्पादक को पूर्ति करने के लिए तैयार है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर मौद्रिक मूल्य से है। तो जिन बच्चों ने भाई चक्रीय प्रवाह पढ़ा था नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में चक्रीय प्रवाह पढ़ा था, तो आप सबको पता ही है कि भाई वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, संसाधनों का भुगतान। जो संसाधन थे आपके 4 संसाधन थे, कौन कौन से थे भाई, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ठीक है। ये जो 4 संसाधन हैं, इन संसाधनों में क्या होता है, इनका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कर जाता है, बांट जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो भूमि है, भूमि को किराया या लगान मिलता है, किराया या लगान कह सकते हो। श्रम को क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है। पूंजी को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। पूंजी जो है उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक। तो इसको ब्याज मिलता है, और जो उद्यम है वो लाभ लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ये जितना भी उत्पादन होता है, जितनी भी पूर्ति होती है, उसका जो मूल्य होता है वो आय के रूप में बांट दिया जाता है, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो समग्र पूर्ति जो होता है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। इसलिए क्या होता है, जो समग्र पूर्ति है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, मतलब एडी जो होता है, एडी नहीं, एएस जो है वो वाई के बराबर होता है। और अब इनकम की बात करें तो वाई क्या करते हो, आई क्या करते हैं भाई, घर में भी आई कैसा होता है कि इनकम से आप कंजप्शन करते हो, उपभोग करते हो, और जो इनकम बच जाती है उसको क्या करते हैं, हम सेव कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं। तो इनकम के क्या हुए, 2 कंपोनेंट हुए। एक तो क्या हो गया आपका, कंजप्शन हो गया, उपभोग हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेविंग हो गई, बचत हो गई। तो इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय आय के आपके 2 घटक हैं, एक कंजप्शन हो गया और एक सेविंग हो गई। तो इस तरह से 2 घटक हैं आपके राष्ट्रीय आय के। अब क्योंकि राष्ट्रीय आय जो है समग्र पूर्ति के बराबर है, तो समग्र पूर्ति भी क्या हो जाएगा, एएस के 2 घटक हो जाएंगे, सी प्लस एस। कंजप्शन और सेविंग ये भी क्या हो जाएगा, एएस का ही घटक हो जाएगा। तो इस तरह से एएस के क्या हो गए, जो एएस का घटक होगा वो क्या होगा, सी प्लस एस, मतलब उपभोग और बचत, कंजप्शन और सेविंग। तो इस तरह से क्या हो गया, ये इसके 2 घटक हो गए। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई किस तरह से ये हो गया, भाई समग्र पूर्ति जो है राष्ट्रीय आय के बराबर किस तरह से हो गया, क्योंकि जो मौद्रिक मूल्य जो होता है वो हम क्या करते हैं, आय के रूप में बांट देते हैं। तो जितनी भी पूर्ति होती है उससे मिलने वाला जो मूल्य होता है हम आय के रूप में बांट देते हैं। तो इसलिए आय जो है वो समग्र पूर्ति के बराबर हो गया, और आय का जो घटक होता है वो क्या होता है, कंजप्शन और सेविंग होता है। हम आय के साथ क्या करते हैं, या कंज्यूम कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, उपभोग करने के बाद जो बच जाता है उसको बचत कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 घटक होते हैं, सेविंग और कंजप्शन। तो क्योंकि अब राष्ट्रीय आय जो है समग्र पूर्ति के बराबर है, तो क्या होता है, एएस जो है सी प्लस एस हो जाता है। ये भी आप सबका एक फॉर्मूला बन गया है, ये चीज ध्यान रखना, आगे प्रैक्टिकल आएगा। तो ये भी आप सबका एक फॉर्मूला बन गया कि एएस क्या है, सी प्लस एस है, और वाई क्या होता है, वाई इक्वल टू एएस होता है। एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति, एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति। अब इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं, जैसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड को देखा था। तो आप सब इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना, हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं।
तो जरा देखते हैं, पहले इसका शेड्यूल बना लेते हैं। शेड्यूल बनाने के बाद तो देखिए शेड्यूल में कोई खास नहीं है, शेड्यूल हमने एग्रीगेट डिमांड में बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से वही बनाना है। जिससे देखो जो भी शेड्यूल होगा आप एक ही शेड्यूल इसी शेड्यूल को क्या करेंगे, बार बार ये यूज होगा, इसमें एक आधी चीजें आप इधर उधर करके अपने आप सारी चीजें आपको बनानी आ जाएंगी। तो देखिए वाई हमने लिया था 0, 100, 200, 300, 400 और 500, हमने यही लिया था। अब देखिए कंजप्शन क्या था हमारा, सी हमारा था 40, 120, 200, 280, 360 और 440। अब देखिए आपका जो एएस है वो एएस क्या होता है, एएस था आपका, यहां लिख देता हूं, एएस जो था वो आपका सी प्लस एस, तो आपको एस भी चाहिए और एएस किसके बराबर था, एएस इक्वल टू वाई, ठीक, एएस इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, सी प्लस एस हो गया। ये इसको आप एएस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब एस कैसे निकालोगे कि भाई वाई में से सी माइनस कर दे तो एस हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं, ठीक, तो अभी हम फिलहाल वही करने जा रहे हैं। अब इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये एस आ जाएगा, मतलब सेविंग आ जाएगी। तो -40, -20, 0, 20, 40 और 60, तो ये आपकी सेविंग हो गई। तो ये आपका आ गया जो पूरा आपका कंपोनेंट है 2 और ये आपका एएस। अब इसको जरा डायग्राम पे देख लेते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहां पर आप लिख दीजिए आई और यहां पर एएस या समग्र पूर्ति, ये वाई, ये एक्स एक्सिस। अब देखिए ये इस तरह से जाता है, ये हो गया आपका वाई या एएस, ठीक। अच्छा ये 45 डिग्री का होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये 45 डिग्री का क्यों होता है, तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो आय होती है वो समग्र पूर्ति के बराबर होती है, इसलिए 45 डिग्री का होता है। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, हमने एग्रीगेट डिमांड की बात की थी, तो एग्रीगेट डिमांड जो है कहा था कभी जीरो नहीं होता है, क्योंकि कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता है, परंतु जो आय है वो जीरो हो सकती है, इसलिए जीरो से स्टार्ट है। जबकि डिमांड जो है यहां से स्टार्ट था, आपने पीछे वाला डायग्राम देखा ही होगा, डिमांड जो है यहां से स्टार्ट था, तो ये जीरो हो सकती है, इसलिए यहां से स्टार्ट है, ठीक। और ये 45 डिग्री का क्यों है, क्योंकि जो एएस है वो इनकम के बराबर होता है, आय के बराबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कोशिश किया जाएगा कि इसको 2-3 पार्ट और बनेगा इसका, मतलब कि 3 पार्ट में कोशिश किया जाएगा इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये थोड़े बड़े चैप्टर हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर हैं। अगर आप इनके कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको आगे जो इसके प्रैक्टिकल हैं वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप रटेंगे तो वो प्रैक्टिकल निकालने में दिक्कत होगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, और साथ के साथ फॉर्मूले बनते जा रहे हैं तो इन फॉर्मूलों को भी एक साथ लिखते जाइए। चलिए थैंक यू।